चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में चल रही है। बड़ा ऐलान हो चुका है। गुजरात चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है। ऐलान हो चुका है गुजरात चुनाव की तारीखों का। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2 तारीखें हैं। 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे। इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर अनंत मिश्रा जी हमारे साथ आए हुए हैं। स्वागत है आपका अनंत मिश्रा जी। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दौलत सिंह चौहान जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनंत जी, आपसे सबसे पहले सवाल लेना चाहेंगे। चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है, किस तरह से इस तारीखों को देखें? देखिए, बहुत लंबे समय से ये प्रतीक्षा की जा रही थी कि जैसे हिमाचल प्रदेश के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा 14 अक्टूबर को हो गई थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि पिछली बार गुजरात की विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा 25 अक्टूबर को हुई थी। और अभी राजनीतिक हलकों में कई राजनीतिक दलों ने आरोप भी लगाए कि राजनीतिक जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने फ़ायदे के लिए गुजरात में कुछ शिलान्यास कार्यक्रमों का ऐलान करने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए आखिरी समय तक इसका उपयोग करना चाहती है। और चुनाव आयोग शायद केंद्र सरकार के दबाव में है। और आज जैसा भी चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग पे आरोप पहले भी लगते रहे हैं, आज भी लगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से चुनाव कराना है। और पूरे विश्व में उसकी जो प्रतिभा है या प्रतिष्ठा है वो इस बात से आंकी जाती है कि भारत स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव कराने के मामले में अन्य देशों के मुकाबले में अग्रणी है। यहाँ तक गुजरात विधानसभा के चुनाव की है, देश में लोकसभा के चुनाव हों और उसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद में गुजरात का नंबर आता है। कि इसका एक बड़ा कारण है कि गांधी का प्रदेश है, सरदार पटेल का प्रदेश है, जो वो सरदार पटेल जिन्होंने देश की एकता के लिए अथक प्रयास किए। और सबसे बड़ा कारण है कि एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। वहां से नरेंद्र मोदी भी आते हैं, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहे वो 13 साल तक, और अब देश के प्रधानमंत्री हैं। और कांग्रेस पिछले 25 साल से 27 साल से सत्ता से बाहर है। वहाँ 1985 में आखिरी बार कांग्रेस को वहाँ पूर्ण बहुमत मिला था, जब 149 सीटें कांग्रेस लेके आई थी 182 में से। इसके बाद से कांग्रेस कभी वहाँ बहुमत नहीं ला पाई। तो गुजरात के चुनाव हमेशा से बहुत ही, जिसको कहते हैं कि आक्रामक तरीके से लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ सत्ता बचाने के लिए येन केन प्रकार ने हर जोड़ तोड़ का प्रयोग करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए करती है। पिछली बार भी जब 2007 के चुनाव हुए थे तब सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद पिछले जो चुनाव था, जबकि अशोक गहलोत वहाँ के प्रभारी थे, राजस्थान कांग्रेस के नेता थे और गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी थे, उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ रणनीति बना के चुनाव लड़ा। और आखिरी दौर में मणिशंकर अय्यर जी ने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे वक्तव्य दे दिया था, उसकी वजह से माहौल गरमाया था। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री थे जो उन्होंने सी प्लेन उड़ाया था। एक ये आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत कमज़ोर स्थिति में, इसलिए आखिरी दौर में प्रधानमंत्री को सी प्लेन उड़ाना पड़ रहा है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप भारतीय राजनीति का एक शाश्वत सत्य है जो लगते रहे हैं और लगते हैं आज भी और आगे भी लगते रहेंगे। जी बिल्कुल, कंटिन्यू करेंगे बात को। और फिलहाल दौलत सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहेंगे। चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान हो गया, बेसब्री से इस राज्य के चुनाव तारीखों की इंतजार किया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश का पहले कर दिया, अब जाकर गुजरात के कार्यक्रम भी जारी कर दिए गए। किस तरह से देखें इन तारीखों को और इस पूरे चुनाव कार्यक्रम को? नहीं, अभी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का दावा कर रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। इसका प्रमाण जो रिजल्ट आते हैं वो देते हैं। चुनाव से पहले 50 आरोप लगते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सारी चीज़ें साबित हो जाती है कि निष्पक्ष कोई पक्षपात नहीं हुआ है। लेकिन जो सवाल उठाए जाते हैं ना, उनका ऐसा नहीं है कि अप्रासंगिक हो। अगर 8 दिसंबर को मतगणना हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों की होनी है जी, तो आम तौर पर, अब ये गुजरात का केस है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही हुआ गुजरात के केस में, कि 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अलग अलग तारीखों को की जाती है। जनता के दिमाग में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों किया गया। अच्छा, इस बीच जो आरोप है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि वहाँ पे बड़े पैमाने पर शिलान्यास, उद्घाटन हो सके, वो हो भी रहा है, दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई ये खाली हवाई बातें। वास्तव में पिछले हिमाचल प्रदेश का चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से लेकर के आज तक के बीच में कितनी घोषणाएं वहाँ पे हुई, कितने दौरे हुए, कितनी मीटिंगें हुई, क्या कुछ हुआ, वो सारा रिकॉर्ड
रिकॉर्ड पर है ना। तो चुनाव आयोग का ये कहना कि बिल्कुल बेसलेस साबित होती है आरोप, ऐसा नहीं है। विपक्ष का अगर कोई बात कह रहा है या जनता अगर कोई बात कर रही है तो वो बिल्कुल बेसलेस नहीं हो सकती। हो सकता है उसमें अतिरंजना हो, विपक्ष कहेगा तो थोड़ा अतिरंजित करके कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाक साफ दामन हो। वरना आप चुनाव आयोग बरसों से घोषणाएं करता रहा है तारीखों की, 2 राज्यों के इसमें तो मतगणना की तारीख एक है, फिर अलग अलग दिन क्यों घोषणा की गई? ये बड़े सवाल हैं जिनका मतलब कोई जवाब देता नहीं आजकल। जी, तो चुनाव आयोग पर एन मोमेंट पर आरोप भी लगाए कांग्रेस पार्टी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले बयानबाजी हुई और आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव संपन्न नहीं कराता। इधर जवाब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिया, कहा कि चुनाव आयोग पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है और ये एक तरह से लेगेसी है, ये बहुत बरसों से चली आ रही है। और वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी मीटिंग में भी इस पर बातचीत हुई है, इस बात पर चर्चा हुई और कहा गया है कि ये डेमोक्रेटिक रिसेशन है, नेगेटिव माहौल बनाने की एक तरह से हमेशा ये रहता है। आपके पास से एक बार फिर से अनंत मिश्रा जी आना चाहेंगे। निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग के और अब गुजरात इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो गया है, किस तरह से देखें? क्रिकेट का भी एक एग्जांपल दिया है कि अंपायर पर सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ थर्ड अंपायर होता है, यहाँ थर्ड अंपायर नहीं होता है। इस तरह की बात भी राजीव कुमार ने कही है। क्या मानकर चले कितना निष्पक्ष हो पाएगा इस बार का मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरह से कहा कि हमारे यहाँ थर्ड अंपायर की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट में थर्ड अंपायर की जरूरत क्यों पड़ी। अंपायर के निश्चित रूप से कई फैसले ऐसे गलत साबित हुए बाद में, जब दोबारा से उसको रिवाइंड करके देखा गया कि तो लगा कि थर्ड अंपायर की ज़रूरत है। वो चाहे नो बॉल का मामला हो, चाहे LBW का मामला हो, चाहे वो रनआउट का मामला हो, ऐसे में थर्ड अंपायर की आई। और जिनको शंका होती थी, आज थर्ड अंपायर आने की वजह से कई फैसले, अंपायर जैसे आउट करता है, किसी को उंगली उठा देता है, लेकिन बाद में वो नॉट आउट करार दिया जाता है। तो चुनाव आयोग में क्यों नहीं थर्ड अंपायर जैसी कोई व्यवस्था हो? चुनाव आयोग कोई भी हो, जैसा राजीव कुमार जी ने कहा कि इससे पूर्ववर्ती जो चुनाव आयोग थे उन्होंने भी अच्छी व्यवस्था कराई। दौलत जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जब एक दिन मतगणना होनी है 8 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को मतगणना होनी है, तो 14 अक्टूबर को जिस दिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा की गई, क्या चुनाव आयोग उस दिन कार्यक्रम घोषित नहीं कर सकता था? करना चाहिए था उसको। हिमाचल का उदाहरण सामने है। 14 तारीख को जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, उससे 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने हिमाचल में 2 कार्यक्रमों का किया। वंदे ट्रेन का शिलान्यास, हरी झंडी दिखाई, और एक बड़ी ऊना में एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया। तो विपक्ष हो या तटस्थ जो भी NGO हो, उनको आरोप लगाने का मौका क्यों मिले? अगर ये आरोप लगा आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव को लेकर, और फिर आने वाले समय में ऐसी स्थिति बनती है जब 2 राज्यों के चुनाव की मतगणना एक दिन हो लेकिन उनके कार्यक्रम अलग अलग घोषित हो, तो निश्चित रूप से विपक्ष को ये कहने का अधिकार है कि चुनाव आयोग पूरी तरह पक्षपात करता हुआ, पूरी तरह निष्पक्ष नहीं दिख रहा है। अगर वो निष्पक्षता नहीं दिख रही है तो चुनाव आयोग इस तरह की नीति क्यों नहीं बनाता? सर्वदलीय बैठक बुलाया, उसमें तय करें कि अगर ऐसी कहीं परिस्थिति है जहां 2 राज्यों में एक ही दिन मतगणना होनी है या महीने भर का अंतर है, तो उसमें क्या किया जाए? या तो मतगणना पहले करा ली जाए, 12 नवंबर को अगर हिमाचल के चुनाव हो गए थे तो 14 को मतगणना हो जाए, उसके बाद गुजरात में चुनाव हो। पर जो भी चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, नियमों में होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, ताकि किसी को मौका नहीं मिले आरोप लगाने का। जी, और अब जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है तो सभी की नज़रें अब तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर रहेंगी। हर कोई राजनीतिक दल अपना पुरजोर प्रयास करेगा सत्ता में आने के लिए। दौलत जी, इस बार किस तरह से देख रहे हैं? गुजरात की पहले से काफ़ी कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं और आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है इस बार। तो इस बार मतलब स्थिति वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से आखिरी चरण में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे 99 सीटें ला पाई थी, और उसके लिए 3 दिन तक प्रधानमंत्री को सूरत और अहमदाबाद में बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ी थी। और ये मतलब उनको जो शब्द मणिशंकर अय्यर ने कहा था उसका बार बार उल्लेख करना पड़ा, गुजरात की अस्मिता पर हमला बताया गया, और जैसे तैसे सूरत की जो मतलब 1 साइडेड रिजल्ट आया वो नतीजा था। वरना ये सरकार मतलब ये जो परिणाम आया ये उलट भी हो सकता था।
ये तो परिस्थिति तब थी जब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने अकेले लड़ रहे थे। इस बार तो आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे पदार्पण कर चुकी है और खूब दौरे भी हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के। वहाँ के लोगों से जो बातचीत सामने आ रही है उसमें भी लोगों की ज़ुबान पर भी आम आदमी पार्टी का नाम है। अब सवाल ये उठ रहा है, ये कहा जाता है परंपरागत रूप से कि कांग्रेस पार्टी का गाँवों में बेस अच्छा है। पिछली बार भी उनका गाँवों में प्रदर्शन अच्छा रहा था, शहरों की वजह से पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, इस तरह की चीज़ सामने आई थी। कांग्रेस का गाँव में बेस अच्छा है, बीजेपी का शहरों में। अब सवाल ये कि आम आदमी पार्टी का बेस कहाँ बनेगा, शहरों में बनेगा या गाँव में बनेगा। अगर आम आदमी पार्टी शहरों में वोट काटती है तो निश्चित ये जो धारणा है ना, भाजपा के सामने दो पार्टियाँ होगी तो सिर्फ जो कांग्रेस का ही वोट कटेगा, भाजपा को फ़ायदा हुआ, ये मुझे लगता है गुजरात में सच हो ऐसा नहीं। जो आम आदमी पार्टी भाजपा के भी वोट काट सकती है। ऐसे में रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, किसी को बहुमत नहीं मिले ये भी हो सकता है, और आगे जो चुनाव परिणाम आने के बाद त्रिशंकु विधानसभा भी आ सकती है, और या फिर मार्जिनल बहुमत किसी पार्टी का रहे तो रहे, ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो फिलहाल स्थितियां लग रही है उससे। जी, और आनंद जी, आप किस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं? गुजरात में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा था बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात। इस बार भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही बीजेपी जाएगी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के साथ क्या मानकर चलें, कितना कुछ स्थितियां बदली हैं तब से लेकर अब तक, पिछले चुनाव से लेकर? गुजरात ही नहीं, एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी देश में कोई भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला रही है जिसने उसको दिल्ली की सत्ता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जो काम अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भाजपा नहीं कर पाई, पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, वो 2014 और 2019 के चुनाव में जो मिला, उसमें गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए या गुजरात की जो राजनीतिक परिस्थितियां रहीं या नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रहते हुए जो अपना कद बनाया, छवि बनाई, उसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला है। और गुजरात में आप ये देखिए कि पिछले जब नरेंद्र मोदी ने छोड़ा उसके बाद से 3 मुख्यमंत्री रह चुके, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल वो मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने, जिनको विधानसभा का भी अनुभव नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों में उत्तराखंड और गुजरात में ऐसे राजनीतिक प्रयोग किए हैं कि नए नए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। निश्चित रूप से भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर कोई भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक शायद चुनाव लड़ेगा नहीं। मजबूरी में एक पोस्टर में उनकी फ़ोटो जरूर मुख्यमंत्री के नाते लगा सकता है, लेकिन पूरा चुनाव निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाने वाला है। क्या चुनावी परिणाम होंगे ये कहना अभी मुश्किल है। गुजरात जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ क्या स्थिति है, हालात है। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कांग्रेस जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी उसके मुकाबले आप देखिए कांग्रेस को 77 सीट मिली थी और बीजेपी को 99 सीट मिली थी। 77 के बाद कम से कम 12-13 उनके विधायक पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। हार्दिक पटेल जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बना के पार्टी लाई थी वो छोड़ गए हैं, अल्पेश अभी छोड़ गए हैं। कई ऐसे युवा चेहरे और वो हैं जो कांग्रेस के पार्टी छोड़ चुके हैं। और एक तरह से देखिए कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी मुख्य भूमिका में थे, वहाँ अशोक गहलोत मुख्य भूमिका में थे। राहुल गांधी ने वहाँ सोमनाथ के दौरे किए थे, जनेऊ दिखाया था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। जिस तरह से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी थी, मुझे नहीं लगता कि इस बार अभी तक कांग्रेस वहाँ पे कोई इस तरह से एकजुटता दिखा पा रही है। राहुल गांधी निश्चित रूप से जब 6 तारीख को उन्होंने कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उससे एक दिन पहले साबरमती आश्रम गए थे। लेकिन 2 महीने में अभी कांग्रेस का न सोनिया गांधी न राहुल गांधी, खड़गे जी अभी जाके आए हैं, अशोक जी जाके आए हैं। तो कांग्रेस जितनी एकजुटता होनी चाहिए और 25 साल पुरानी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस की जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, दौलत जी ने जैसा अभी बिल्कुल सही कहा कि आम आदमी पार्टी जो इस बार वहाँ ताकत के साथ खड़ी हो रही है, अब वो ताकत पंजाब जैसी और दिल्ली जैसी दिखा पाएगी या उसकी ताकत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसी होगी, ये अभी हमका कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी दोनों राजनीतिक दलों के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। किसके वोट बैंक में सेंध ज़्यादा लगेगी? पिछली बार भी
दिल्ली में जब 2015 में आम आदमी पार्टी आई और उसके बाद 2017 में गुजरात में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने वहाँ 29 प्रत्याशी उतारे थे और 29 के 29 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। तब ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी को वहाँ पे उस समय इतना पूरा मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला, लेकिन इस 5 साल में वहाँ उन्होंने मेहनत की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कई प्रमुख नेताओं ने वहाँ दौरे किए हैं। तो गुजरात का चुनाव हमेशा दिलचस्प होता है और इस बार भी उस दिलचस्पी में कुछ नया रंग दिखेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पूरी पुरजोर प्रयास कर रही है गुजरात में सत्ता में आने के लिए और आपने देखा ही हल्के में ले आ नहीं जा सकता। और 2017 का क्या कुछ रिजल्ट रहा है, एक बार हम आपको रिकॉल कराते हैं, फ्लैशबैक पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ स्थितियां रही थी वर्ष 2017 में जब चुनाव हुए थे गुजरात में। कुल 182 सीटें गुजरात में है। भाजपा 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अन्य पार्टियां 6 विधानसभा सीट उन्होंने जीती थी। तो ये स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं वर्ष 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव की। भाजपा, कांग्रेस, भारतीय ट्राइबल पार्टी और एनसीपी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरे थे। तो ये नतीजे वर्ष 2017 के दौरान रहे थे। और जैसा कि बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अब पूरी कोशिश गुजरात में भी सरकार बनाने की है। नेताओं के दौरे वहाँ पर चल रहे हैं। मुद्दों की बात करते हैं, दौलत सिंह चौहान जी आपके पास आते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरह से पार्टियां चुनाव में जाएंगी। मोरबी का हादसा कुछ ही पहले हुआ है इस इलेक्शन कार्यक्रम घोषित होने से, क्या उसकी भी छाया रहेगी? और क्या लगता है राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दे, प्रदेश स्तरीय मुद्दे या लोकल विधानसभा स्तरीय मुद्दे रहेंगे? किस पर? देखिए, वहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उससे लेकर के अब पिछले चुनाव तक कोई मुद्दा महत्व नहीं रखता है। वहाँ नरेंद्र मोदी महत्व रखते हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़ते रहे। वर्ष 2000 में जो कुछ भी हुआ गुजरात में, उसके बाद से जो वहाँ ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, उसका एक तरफा नतीजा न केवल गुजरात में 25 साल से मिल रहा है भाजपा को, बल्कि उसका फ़ायदा देश में भी कहीं न कहीं भाजपा को बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। इसलिए इस बार ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 25 साल हो गए हैं और जो समस्याएं देश के सामने है वो ऐसा नहीं है गुजरात में नहीं हो। महंगाई वहाँ भी होगी, बेरोजगारी वहाँ भी होगी, भ्रष्टाचार वहाँ भी होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ होगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या गुजरात का मतदाता अब इन मुद्दों पर फोकस करेगा या अभी भी नहीं करेगा। चुनाव का नतीजा बताएगा, लेकिन ये मुद्दे हैं। जिस तरह से अभी ये मोरबी वाला घटनाक्रम हुआ है, उससे ये साफ हो गया है कि वहाँ का शासन किस तरह से चल रहा है, वहाँ की नगर पालिका क्या कर सकती है, वहाँ के क्योंकि भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में वहाँ पे, तो उन्होंने जिस तरह से इस तरह से पुल का कैसे ठेका दिया, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, उससे साफ है कि वहाँ किसी तरह का कोई नियंत्रण सरकार का है नहीं। जो कुछ है सरकार खुद ही आश्चर्यचकित है कि ऐसे कैसे ठेका दे दिया गया। घड़ी बनाने वाली कंपनी कैसे पुल का कर रही है, वो भी आगे से आगे सबलेट कर रही है ठेके को, ठेके की कोई टेंडर नहीं हो रही है। तो ये एक उदाहरण है, क्योंकि ये घटना हो गई, इससे सामने आया। बाकी जगह क्या हाल होंगे ये तो मतलब अलग चीज़ है। तो वहाँ इस बार लोगों से, जो जनता से जो जाके लोग बाग बात कर रहे हैं, उनसे भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में दूसरे मुद्दे भी आ सकते हैं। और पिछले चुनाव में भी आए होंगे, तभी तो 77 सीटें कांग्रेस लाई थी। 77 सीटें कम तो होती नहीं 182 में से। अब इस बार ये आम आदमी पार्टी के एंगल के आने से जो ये क्या कहते हैं उसको, रेवड़ी कल्चर, जो घोषणाएं आम आदमी पार्टी कर रही है, वहाँ भी बिजली मुफ्त देंगे, वो करेंगे। कांग्रेस भी उसके वो बराबरी करने के लिए कोशिशें करेगी। भाजपा को भी रेवड़ी कुछ न कुछ बांटनी पड़ेगी मुकाबले में। तो कितना गुजरात का मतदाता जो अभी 25 साल से जिस मुद्दे पर स्थिर है, उससे कितना हिलेगा, ये देखना इस चुनाव में सबसे बड़ी दिलचस्पी होगी। नतीजा बताएगा कि गुजरात के मतदाता के मानस में क्या आज भी 2000 ही है, या वो जो परिस्थितियां इतने सालों के अंदर भी, क्योंकि है कुछ ना कुछ तो, वरना प्रधानमंत्री इतनी मेहनत गुजरात में चुनाव की घोषणा से पहले नहीं करते और चुनाव की घोषणा में इतना विलम्ब नहीं कराते। वो इतनी सारी परियोजनाओं की हर जिले में लगभग सौगातें हो चुकी है।
तो मामला कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, बाकी तो समय बताएगा। जी। और अनंत जी, जिस तरह से दौलत सर ने कहा कि महंगाई का मुद्दा भी अंदर खाने है, भ्रष्टाचार भी अंदर खाने हैं, गुजरात में ऐसा बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं देता, पर्दे के पीछे रहता है। मोरबी हादसा हुआ जब हमने देखा कि सरकारी अस्पतालों का किस तरह की दुर्दशा है, उसे रिनोवेट किया गया जब प्रधानमंत्री मोदी के आने का कार्यक्रम बना, सड़कें बनी तुरंत प्रभाव से। अभी भी पर्दे के पीछे कई चीज़ें हैं जो जिसकी रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं हो पाई है, जो जनता तक नहीं पहुँच पाई है। नहीं, देखिए, हर राज्य में सिर्फ गुजरात का मुद्दा नहीं, हर राज्य में इस तरह के मुद्दे होते हैं, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो या और जैसे मुद्दे, प्रशासनिक अक्षमता का हो, गुड गवर्नेंस, नई सरकार डिलीवर कर पाए कहने के बावजूद, ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन जहाँ तक गुजरात को मैंने देखा है पिछले 20 साल से, 4-5 विधानसभा चुनाव और 3-4 लोकसभा चुनाव देखे हैं, वहाँ के जनता के मूड भी देखा है, मुझे नहीं लगता कि गुजरात में कोई भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती है। गुजरात में मोदी को जिताना है या मोदी को हराना है, सिर्फ एक मुद्दा चलता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, मोदी को जिताना है या मोदी को हराना है। भाजपा प्रत्याशी वहाँ कोई मायने नहीं रखते, या तो लोग मोदी के समर्थक हैं कट्टर या मोदी के घोर विरोधी हैं। भाजपा और कांग्रेस और ये बाकी आम आदमी पार्टी ये सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। तो इस बार भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अभी कल तक परसों तक उन्होंने मोरबी में हादसा हुआ उससे एक दिन पहले तक कई परियोजनाओं का बड़ोदरा में भी किया, रेलवे का भी शुरुआत की अहमदाबाद और उदयपुर के बीच में, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक, ये इसको आप विरोधी दल किसी भी रूप में लें, लेकिन आखिरी समय तक चुनाव लड़ना या जो अपनी कोशिशें करना, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वही किया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। तो जीतने के लिए कांग्रेस आज हम फिर उस ये अभी कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है, गुजरात चुनाव का मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए, गुजरात में कांग्रेस ऐसे ऐसे नेताओं के भरोसे है जो 2-2 बार से खुद अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे, चाहे वो शक्ति सिंह गोहिल हो, चाहे अर्जुन मोढवाडिया जैसे बड़े नेता हों, या भरत सिंह सोलंकी और उनके जो कुछ परिवारों तक कांग्रेस निपटी हुई है। और जो यूथ आए थे, हार्दिक पटेल जैसे या और नए यूथ, वो वापस पार्टी छोड़कर चले गए। तो कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से गुजरात में अगर उसको मुकाबला करना है, और सबसे बड़ी बात एक और विशेष, जो अहमद पटेल, जो गुजरात ही नहीं पूरी कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते थे, इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, 30 साल बाद कांग्रेस ऐसा चुनाव फेस करने जा रही है जिसमें अहमद पटेल नहीं होंगे, जो एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते थे। तो कांग्रेस को निश्चित रूप से उनकी कमी भी खलेगी, और फिर चुनाव होता है। आज हम अभी भविष्यवाणी किसी के बारे में ये नहीं कर सकते बिना सोचे, बिना देखे, बिना जमीन पे गए कि क्या स्थिति है, लेकिन हाँ, वहाँ नरेंद्र मोदी ही एक चुनावी मुद्दा होते हैं, चुनावी चेहरा होते हैं। इस तथ्य से इनकार शायद ही कोई कर सके। जी दौलत जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है प्रत्याशियों का चयन, जिसकी कवायद सभी प्रमुख पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं। प्रत्याशियों का चयन, टिकट वितरण भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सारे समीकरण बदल भी सकते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। ये टिकट वितरण के बाद भगदड़ भी मचने वाली है, और ऐसा नहीं है कि इससे कोई राजनीतिक दल अछूता रहेगा। भाजपा से भी लोग जा सकते हैं, कांग्रेस से भी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी इस बार वहाँ नया विकल्प है, तो इन दोनों से जो असंतुष्ट होंगे, नाराज़ होंगे, वो इधर उधर भाग करके जाएंगे, टिकट लेंगे एन वक्त पे, वो सारा कुछ होना है। लेकिन जैसा अभी आनंद जी ने कहा, मुख्य मुद्दा वहाँ पर सिर्फ ये प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखा जाएगा, किसी का भी अभी तक की जो स्थिति है उसमें न पार्टी देखी जाती है और न ही वहाँ पे ये प्रत्याशी कौन है ये बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है। मसला ये है कि जो 25 साल का शासन है या पिछले 5 साल में जिस तरह से भाजपा ने वहाँ पे शासन किया है, उसके प्रति जन भावना क्या है, और क्या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी इस तैयारी में है कि वो मतदाता को अपने फेवर में न केवल करके बल्कि मतदान के केंद्र तक भी ले जा सके। वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, मतलब भय रहित वहाँ नहीं है मामला। मैं तो गया हूँ गुजरात के दौरे पर, तो लोग बाग बोलने से डरते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना हो तो वो जो व्यापारी से बात करो वो नहीं बोलेगा, वो कहेगा आप इसको रिकॉर्ड मत करो, वैसे बोल देंगे। तो वो भी चीज़ें कहीं कहीं मायना रखेगी, और भाजपा का की जो ताकत है, कैडर बेस, बूथ तक इनकी रणनीति, वो सारी चीज़ें भी काम करेगी, और टिकट वितरण का भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर इन चुनावों के नतीजों पर पड़ने वाला है। तो काफ़ी दिलचस्प रहने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर की 2 तारीखें, और 8 दिसंबर को चुनाव
की मतगणना होगी और चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे। इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत मिश्रा जी और दौलत सिंह चौहान जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, इस बड़ी खबर पर चर्चा की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।